हेलो एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCS 186 मैनेजिंग स्ट्रेस। इस बुक में हमारा यूनिट 7 है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 2। इस बुक में हमें दो टॉपिक कवर करने हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और टाइम मैनेजमेंट। जो हमारा पहला टॉपिक है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी नेगेटिव थिंकिंग है या हमारे थॉट्स हैं उसको चेंज करता है और हमें पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस कराता है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है जिसके बहुत कम मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में और वो भी ये सोच रहा है कि अब मैं फ़ेल हो गया तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हमें उस चीज़ को लेके हमेशा हाँ, हमें ये चीज़ फील होनी चाहिए कि हम फेल हुए हैं, वो क्यों हुए हैं उसका हमें पता लगाना चाहिए। या तो हमारे पास टाइम कम मिला होगा हमें पढ़ने का, या फिर हमने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया होगा ताकि पहले हमने अच्छे से पढ़ा नहीं और फिर जब एग्ज़ाम आए तब हम 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अच्छे से समझ नहीं आई सारी चीज़ें। तो ये चीज़ हमारी गलती है, तो उस गलती को हमें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये था एक एग्जांपल जिससे आप समझ सकते हो कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर हमारी हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को कम करने में, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स को चेंज करवाता है पॉजिटिव थॉट्स में। अब इस टॉपिक में क्या है कि एक टेक्निक बताई गई है जो एल्बर्ट इल्स ने बताई है, ABCDE टेक्निक। ये जो टेक्निक है ना, इसमें जो ए है वो एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया, उसके बाद हम देखते हैं बिलीव्स, और फिर रेशियो और इरेशियो देखते हैं, फिर कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट क्या आते हैं वो देखते हैं, एंड फिर रिजल्ट में हम दो साइड्स देखते हैं, एक दूसरी साइड रेशियो साइड और इरेशियो साइड। लेकिन जब हम इरेशियो साइड देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं और फिर उसके बाद हमें लास्ट में इफ़ेक्ट हो जाता है। अब इसका तो आपको ईज़िली मुझे पता है समझ में नहीं आया हो, बट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी थी, बट उसमें आपने क्या किया कि आप प्रेजेंटेशन में आपको कुछ कमी मतलब कुछ गलती हो गई आपसे, और वो उसके बाद क्या होगा कि आप उसके ऊपर बिलीव करोगे कि यार मेरे से तो प्रेजेंटेशन गलत हो गई। अब वो ये सोचेगा अब वो ये सोचेगा कि या तो कभी कभी हुई या मुझसे कभी कभी हुई, या फिर मेरे साथ हमेशा यही होता है, जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार करती हूँ तो हमेशा मेरे से कोई ना कोई गलती हो जाती है। या फिर वो ऐसा सोचेगा कि कभी कभार होती है तो कोई नहीं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये बिलीव करेगा, इन दोनों में से कोई भी वो बिलीव कर सकता है। फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा, या तो वो थोड़ा सा जैसे उसने सोचा कि मेरे साथ अगर कभी कभी होता है तो मैं थोड़ा सा उदास हो जाऊँगी, लेकिन अगर वो ये सोचे कि मेरे से तो हमेशा गलती होती है तो उसका क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा, तो वो उदास हो जाएगा। ठीक है, अब वो उदास हो गया तो वो क्या सोचेगा, उसका रिज़ल्ट लास्ट में इफ़ेक्ट क्या निकल के आएगा, वो ये सोचेगा कि मैं तो कभी कर ही नहीं सकती, मैं प्रेजेंटेशन कभी कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ, हमेशा मैं फ्यूचर में मैं हमेशा अवॉइड करूँगी कि मैं प्रेजेंटेशन कभी ना बनाऊँ। और अगर वो ये सोचे कि हाँ थोड़ा सा मतलब कभी कभी होता है मेरे साथ, और अगर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, ठीक है, फिर वो सोचेगा चलो ठीक है कोई नहीं, इस बार गलती हो गई, वो गलती कैसे हुई है मैं वो फाइंड आउट करती हूँ, और उसके बाद वो जब नेक्स्ट टाइम मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूँगी तो वो गलती मैं दोबारा ना करूँ। तो ये होता है, ये टेक्निक हमें ये चीज़ बताती है कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको गलती को ढूंढो कि वो गलती कैसे हुई है, उसके बाद उस काम को दोबारा करो ताकि वो उस गलती से आप सीख सको। तो ये होता है हमारा ABCD टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं ना कि कि कोई भी गलती, अगर आपकी एक गलती हो गई तो ये तो है नहीं कि सब चीज़ें ही ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। उस गलती से हमें सीखना चाहिए, और जब दोबारा हम कोई काम करें वही काम करें तो वो गलती दोबारा ना करें। तो ये था हमारा कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के नाम से ही पता चल रहा है टाइम मैनेज करना। अब टाइम मैनेज करना, हम बोल तो देते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पर कोई करता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली हमारे लिए बेस्ट यूज़ होता है कि हम अच्छे से यूज़ करें अपने टाइम को।
प्लानिंग करे, कंट्रोल करे अपने जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, और जो भी टेक्निक्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करे, ताकि हम जो भी काम हमें दिया गया है वो हम कंप्लीट करें टाइम पे, और अपने आप को हम इम्प्रूव करें, ताकि हम टाइम मैनेजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना रखें। इसके कुछ मेन एक्सेप्ट्स होते हैं जो हमारी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जैसे प्रायोरिटाइजेशन। अब प्रायोरिटी क्या आती है, हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है। एक डिफरेंस को हमें पता होना चाहिए ना, मतलब मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है, और इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट कौन है और अर्जेंट कौन है, कौन सा काम है हमारे लिए। अब हम यहाँ पे छोटा सा एक मेथड है ABC रैंक, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ए का मतलब कि आपके लिए जो बिल्कुल ही अर्जेंट काम है, जो आपको सबसे पहले करना चाहिए। बी पे उसको रख दो जो आपके लिए हाँ ठीक है, ये काम भी मुझे करना है, ये भी ज़रूरी है, ये मैं शाम तक करके दे सकता हूँ। और लास्ट में सी पे उस पे रखिए जो एटलीस्ट मतलब ये है कि आज नहीं दे पाऊँगा कोई नहीं, कल चल जाएगा इसका काम तो, लेकिन वो काम वो पहले करिए जो आपके लिए सबसे पहले है। तो ये छोटा सा मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आता है शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए। मेनली ये हमारी हेल्प करता है कि हमें कौन सा टास्क कौन सा टाइम पे और किस टाइम करना चाहिए, इसमें हमारी हेल्प करता है। फिर एग्जीक्यूशन, इसमें हमें मोटिवेट करता है ताकि हम अपने काम को जल्दी से करें और कंप्लीट करके टाइम पे रख दें। तो ये था हमारा टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को, ये 3 पॉइंट्स कवर करते हैं। अगर हमें ये 3 पॉइंट्स हम अगर इनको एक्सप्लेन करके लिख दे तो हमारी टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को पूरा करता है। उसके बाद इसके अंदर हमारा जो पहला मैट्रिक्स आता है, जो पहला मतलब टेक्निक आती है, वो है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। अब टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ना इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो हमें बताता है कि कौन सा काम हमारे लिए अर्जेंसी पे है, मतलब अर्जेंट है, और कौन सा काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे आप देख रहे होगे, मैं इसको थोड़ा सा वैसे कर देती हूँ जिसका आपको पूरा दिखे। हाँ, तो अब इसमें क्या है, जैसे आप देख रहे होगे मैंने एक साइड जो आपके लेफ़्ट साइड है मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट लिखा है, और ऊपर की साइड अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट लिखा है, जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें क्या है कि हमारे इमरजेंसी भी है, प्रॉब्लम्स भी है जो हमें सॉल्व करनी है जल्दी से, और हमें डेडलाइन दी हुई है कि हमें ये प्रोजेक्ट इस डेडलाइन में कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए अर्जेंट भी हुआ, इम्पॉर्टेंट भी हुआ, ये हमारे लिए दोनों चीज़ हुआ। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकते हो आप कि हमारे लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं हेल्थ के लिए, लेकिन ये हमारे लिए अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम जैसे सुबह उठ के हम प्लानिंग करते हैं ये हमें काम करना है आज, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम अगर अर्जेंट के बारे में बात करें तो ये हमारे लिए अर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज की बोले तो एक्सरसाइज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेली हमारा रूटीन बना हुआ कि हम करते हैं एक्सरसाइज, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमारी एक्सरसाइज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। ट्रेनिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है किसी चीज़ को सीखने के लिए, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बट वो अर्जेंट नहीं है। तो ये चीज़ें होती है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है हमारे लिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट आता है, इसमें क्या है कि इसमें इंटरप्रेशन है, सम ईमेल्स है, फ़ोन कॉल्स है, मिनर इश्यूज़ है जो मीटिंग्स के रिलेटेड है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते लेकिन अर्जेंट होते हैं, क्योंकि अगर कोई ईमेल आपके लिए वैसे आ रहा है आपके काम से रिलेटेड तो वो तो अर्जेंट हुआ आपके लिए बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फ़ोन कॉल भी आपके लिए मीटिंग शेड्यूल के लिए आ सकते हैं, वो आपके लिए अर्जेंट हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ मेजर इशू मिनर इश्यूज़ आ सकते हैं आपकी मीटिंग से रिलेटेड, तो आपको वो सॉल्व करना आपके लिए अर्जेंट होता है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा अर्जेंट आता है लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट
ना ही हमें कुछ जो फालतू के मेल्स आते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है, ना ही हमारे लिए टास्क ज़रूरी है जो हम ऐसे ही वेस्ट करते हो, ना ही हमारे लिए जो टाइम वेस्ट हम रील्स स्नैप्स इन मैसेजेस में लगाते हैं वो हमारे लिए ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम हमारे लिए अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इनके अकॉर्डिंग अपने काम को रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा काम हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर ये ऐसे। तो हम इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स के थ्रू। तो आप अगर पेपर में अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इनको जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे लिए अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, थर्ड हमारे लिए अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ हमारे लिए ना ही इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। आप ऐसे पॉइंट बना बना के भी लिख सकते हो। उसके बाद जो हमारे लास्ट आता है टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स है जैसे प्लानर सिस्टम, ब्लॉक इन टाइम वेस्टर, डेलीगेशन, डीलिंग विद प्रोक्रास्टिनेशंस। जैसे प्लानर सिस्टम में आप प्लान कर सकते हो कि आपको कैसे काम करना है, ये आपका हेल्प करता है कि आपको कौन सा काम सबसे पहले टाइम पे करना चाहिए, और आप नोट कर सकते हो अपनी डायरी में, नोटबुक में, और आजकल तो फ़ोन में भी नोट है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो ये प्लानर सिस्टम हमारी हेल्प करता है। अब ब्लॉक इन टाइम वेस्टर में क्या है कि ये हमारे हेल्प करता है कि जो भी हमारा टाइम वेस्ट हम जिस चीज़ में कर रहे हैं उसमें उसको ब्लॉक करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हम ईमेल्स में हम टाइम वेस्ट करते हैं या फिर हम फ़ोन कॉल्स पे लगे रहते हैं, जो काम हमारे लिए वेस्ट हो उसमें हम लगे रहते हैं, तो उसको ब्लॉक करने में हमारी हेल्प करता है। डेलीगेशन मतलब कि जो भी टास्क है उसको हम जो जैसे होता है ना कि जो काम जिसके लिए है उसको वही काम उसको देना चाहिए। जैसे कोई मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल अच्छे से कर सकता है तो उसको हमें वो काम देना चाहिए। जो फूड के कोर्ट में अच्छा है तो हमें उसको वो काम देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो अपना काम है ना बहुत अच्छे से कर पाएगा। डेलीगेट की तरह मतलब उसके अंदर ना वो होता है ना कि वो अपने काम में ना परफेक्ट करके दिखाएगा और वो अपना काम में ना टाइम पे कर पाएगा। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। फिर लास्ट है डीलिंग विद प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब तो आप जानते ही होंगे कि हम जब भी कोई काम हम अवॉइड करते हैं उसको डील करने में हमारी हेल्प करता है कि हम अपने काम को अवॉइड ना करें, जितना हो सके हम अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करें, अवॉइड करने से जितना हो सके हम बचें। तो ये था आज हमारा चैप्टर यूनिट 7 जिसमें हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 2 के बारे में हमने पढ़ा कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। उनकी कुछ टेक्निक्स हमने पढ़ी जैसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग और टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। और इसका पीडीएफ अगर आपको ये पढ़ना है तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आई होप आप सबको अच्छा लगे। थैंक यू, बाय बाय।